सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का इंट्रोडक्शन देखा था एंड फिर ऑपरेटर ए और सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड में हम लोग को यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया था, सिमेट्रिकल कंपोनेंट को जो हम लोग फॉल्ट फेज फेज करेंट के रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकाला था। ठीक है, उसका एक न्यूमेरिकल्स देखा था। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैलेंस्ड थ्री फेज लोड which takes 90 ampere from a balanced three-phase four-wire system. If the fuse in Y and B phase are removed, find the symmetrical component of the line current. पहला केस है before the fuses are removed and second case after the fuses are removed. इसका ये मतलब है कि पहला केस में जब फॉल्ट नहीं है तब मुझे सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालना है, और सेकेंड केस में जब फॉल्ट है तब मुझे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स निकालना है। तो आपको पता है कि बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है, तो जब फॉल्ट नहीं रहेगा, दैट इज इन द केस ए, पहला पहला क्वेश्चन में जब फॉल्ट नहीं रहेगा तो नेगेटिव और हम लोग जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को जीरो ले लेते हैं, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव और जीरो कंपोनेंट नहीं रहेगा, और अगर नेगेटिव को कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव और जीरो कंपोनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने पहले जैसे बताया था कि पॉजिटिव सीक्वेंस को मान लीजिए रहता है और नेगेटिव और जीरो नहीं रह रहा है। तो देखिए पहले केसेस में 90 एम्पियर ये बोल ही रहा है कि 90 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली आई आर आई वाई और आई बी में करंट क्या होगा, 90, ये 90 या ये 90 मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 240 लिया है, यहाँ पे 120 लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव सीक्वेंस में ये लिया था क्या, ये आई आर लिया था, प्लस आई आर। ठीक है, ये आई आर था, तो ये 120 डिग्री, इसको देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको पहले जो केसेस में हम लोग ने देखा था उसको आपको दिखा देते हैं। तो इस केस में देखिए सिमेट्रिकल में आर फेज, then it is y phase and then it is 240। so r से ये क्या है 120 डिग्री है, 240 है, इसीलिए y 240 लिखे हैं और b में 120 लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस को ये मान रहे हैं कि ये रहता है, नेगेटिव और जीरो हट जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, ठीक है, 240 y में ले लिया है और ये 120 b में लिया है, क्योंकि ये इस तरीके से था। ठीक है, ये r है, ये क्या है, b है और ये y है। ठीक है, that's why I have taken this as a 240 and this as a 120। you can also consider this as a 120 and this as a 240। ठीक है, तो उस केस में हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, जो हमने कंसिडर किया था उस हिसाब से। ठीक है, so देखिए since the system is balanced, it will have only positive sequence current, negative and zero sequence current will be zero। okay, एक्चुअली इसको मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव को कंसीडर करना है। फेज करंट आई आर आई वाई और आई बी दिया हुआ है, क्योंकि फॉल्ट है नहीं तो तीनों में करंट रहेगा, बैलेंस्ड करंट रहेगा। अभी हमको आई आर वन निकालना है, बिकॉज आई आर वन निकालेंगे, आई आर वन निकालेंगे हम लोग। ओके, हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स निकालना है। हमारा आई आर टू और आई आर जीरो जीरो होगा, तो नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस जीरो होगा। हमें सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस निकालने हैं। तो नेगेटिव सीक्वेंस में
तो नेगेटिव सीक्वेंस में देखिए ये, so, इस जगह पे देखिए, सो आप फॉल्ट अभी अभी तो फिलहाल ये मान रहे हैं ये फॉल्ट नहीं है, बी फीस में फ्यूजेस लगा हुआ है तो फॉल्ट है नहीं। तो आई आर जीरो, वाई जीरो और बी जीरो 0 एम्पियर होगा। इसको प्रूव, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया था जीरो सीक्वेंस नहीं रहता है यहाँ पर, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 0 एम्पियर आएगा। इसका ये प्रूफ करता है कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये आप इस इजिली यू कैन प्रूव। मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना कि बैलेंस सिस्टम में केवल पॉजिटिव क्यों रहता है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्यों नहीं रहता है, तो उसका ये प्रूफ है। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू ये होती है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल गेट 0 एम्पियर एज अ करेंट। ओके, hence zero sequence component in three lines are zero. नेक्स्ट अभी नेगेटिव सीक्वेंस में निकालना है। देखिए नेगेटिव सीक्वेंस में, नेगेटिव सीक्वेंस में भी क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस में भी देखिए ये वैल्यू है नेगेटिव सीक्वेंस का, ये मैंने लास्ट क्लास डिराइव किया था, ये और ये वैल्यू, इसको कैलकुलेट कीजिए। आई आर का 90 0, ऑपरेटर ए 1 माइनस 120 और 240 प्लस 240 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर को प्लस 240, सेम चीज है, तो प्लस 240 लिखो या माइनस 120 लिखो, एक ही बराबर होता है दोनों। ए प्लस वाई की वैल्यू है 90 एम्पियर और 240 वैल्यू, प्लस 1 प्लस 20 90 120 इसकी आई बी की वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको 0 एम्पियर करंट आएगा। इसका मतलब है नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू 0 है। देखिए hence the negative sequence component in the three lines is also 0। नेक्स्ट आता है आपका आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू क्या है, आई आर वन इज इक्वल टू आई आर, आई वाई वन इज इक्वल टू दिस वैल्यू। आप इसको आसानी से ये जो फॉर्मूला है उस पर भी आप पुट कर सकते हैं, पुट कीजिएगा आपको आराम से आंसर निकलेगा। जो हमारा फॉर्मूला था आई आर वन का, आई आर वन की जो वैल्यू थी दैट वाज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या आप इसको लास्ट क्लास हमने डिराइव किया था ना, तो आई आर वन की वैल्यू हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो दिस इज द आई आर वन वैल्यू 1/3 आई आर प्लस ए आई वाई प्लस ए स्क्वायर आई बी। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आई आर वन की वैल्यू निकलेगी, आई आर वन की वैल्यू निकलेगी एज दिस वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 आई आर प्लस ए स्क्वायर आई बी, सॉरी ए स्क्वायर, आई आर वन की वैल्यू क्या होगी, 1/3 आई आर वेक्टर प्लस यहाँ ए हो जाएगा, ए आई वाई वेक्टर प्लस यहाँ ए स्क्वायर आई बी वेक्टर। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा यू कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ आई आर वन 90 0 एम्पियर। उसी तरीके से आई वाई की वैल्यू 90, इसी को मैंने बताया था ना, पॉजिटिव सीक्वेंस में आर बी एंड वाई होता है, तो वाई 240 और बी 120, and then values will be same as this। okay, so this is the balance system। जो ये दिखाया है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट सिर्फ अवेलेबल रहता है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट अवेलेबल नहीं रहते हैं सर्किट्स में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर फॉल्ट होता है तो फ्यूज हटा देंगे, उस केस में क्या होगा, फॉल्ट आएगा। यस, दिस वैल्यू
सो आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्यूज वाई और बी में से फ्यूज हटा देते हैं तो फॉल्ट वाई और बी में आएगा, सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली ग्राउंड मिलेगा उसे, तो आई वाई और आई बी 0 एम्पियर हो गया। ठीक है, फॉल्ट आया, फ्यूजेस हटा दिए यहाँ, तो फॉल्ट आया, तो आई वाई और आई बी 0 हो गया। उस केस में आई आर की वैल्यू सिर्फ है 90, 0 एम्पियर। अब देखिए सीक्वेंस अब निकलेगा, अब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू रहेगी, देखिए 1/3, ये फार्मूला होता है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू 0 हो गया, पहले ये दोनों वैल्यू 0 नहीं था, तब रिजल्टेड 0 आ रहा था, इसे 30 0 एम्पियर, ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हो गया। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड अर्लियर, पिछले लेक्चर्स में डिराइव किया था ये फॉर्मूला, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की फॉर्मूला। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की फॉर्मूला है, y और b 0 है, you can easily calculate 30 एम्पियर एंड 0 एंगल। i y1 क्या होगा, a स्क्वायर, पॉजिटिव में y1 क्या होता है, a स्क्वायर होता है, और b1 a होता है, इसको a स्क्वायर मतलब 1 to 240, सो इट विल बी 30 to 40, i b1 की वैल्यू होगी 30 120। सो ये मेरा आई आर वन, आई वाई वन और आई बी वन जो मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वो निकल गया। नाउ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आई आर टू 1/3 आई आर आई ए, मैंने बताया देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव में, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 30 एम्पियर 0 एंगल। वाई ए होगा क्योंकि नेगेटिव में वाई 120 डिग्री रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। ये सारी चीजें मैंने हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब देखा था। इधर वाई वन क्या ए स्क्वायर है, इधर वाई टू क्या है ए है, सो इसकी वैल्यू 30 120 आएगी, पोलर फॉर्म में है 120 प्लस 1 0 240 प्लस 0। सो इस जगह पे ये देख सकते हैं कि फॉल्ट आने पर फेज बी और वाई में फॉल्ट आया, मतलब फ्यूज हटाया हमने तो फॉल्ट आया, उस वजह से क्या हो रहा है, मुझे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मिल रहे हैं। अब सभी की वैल्यू इज नॉट सेम, सभी का वैल्यू सेम नहीं है, दैट शोज that for an unbalanced system you have a unbalanced system can be represented by a three set of balanced vector, है ना। देखिए बैलेंस वेक्टर है आई आर जीरो, आई आर वन देखिए, सॉरी आई आर जीरो जीरो, देन नेक्स्ट सी आई वाई जीरो और आई बी जीरो, तीनों के वैल्यू सेम हो गई। आई आर वन और आई आर टू में रिलेशन देखिए, मैग्नीट्यूड सेम है बट मैग्नीट्यूड इज सेम एंड सॉरी आई आर वन और वाई वाई वन में देखिए मैग्नीट्यूड सेम है बट 240 डिग्री रोटेट किया, 120 डिग्री रोटेट किया, सो मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट दे आर, their magnitudes are same but they are displaced by 120 degree, that shows unbalanced IR IY IR फेज करंट जो है, अनबैलेंस फेज करंट जो है उस थ्री सेट ऑफ बैलेंस वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, सो फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का नहीं होता है, इसके कंबाइंड वैल्यूज के ही इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, नाउ आई वाई जीरो, आई वाई का वैल्यू, सो देखिए आई वाई की वैल्यू 0 एम्पियर। ठीक है, ये प्रूफ कैसे, अगर फॉल्ट आता है तो आई वाई जीरो में, आई वाई में जीरो करंट कैसे आता है, इसकी वैल्यू है यहाँ से, एक तो ग्राउंड मिलेगा तो जीरो होगा, अगर
इसे आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आई बी भी निकालोगे, जो आई बी जीरो प्लस आई बी वन प्लस आई बी टू होगा, उसकी वैल्यू भी 0 एम्पियर आएगी। That shows when there is a fault in Y and B phase, we have zero current flowing through phase Y and B. Only current will be flowing in the phase R. Okay. चलिए दिस इज, ये हम लोगों ने बात किया सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का। अब हम लोग बेसिकली हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एक एक सर्किट्स को समझेंगे, बट बिफोर वी गो ऑन दिस, हम लोग सर्किट्स को एनालाइज करें उससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालाइज करने में आती है उसके ट्रांसमिशन लाइन के जो एलिमेंट्स है उसके इम्पिडेंस को प्रेडिक्ट करना। खास करके जब फॉल्ट होता है उस समय इम्पिडेंस को प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, 100% इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, 100% इसकी जानकारी निकालना बहुत मुश्किल होती है, बट समहाउ आपको प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाना है। इसीलिए हम लोग कुछ वैल्यू कुछ कंडीशंस को कंसिडर करके हम लोग क्या है वैल्यू एक पैरामीटर को रख के हम लोग डिज़ाइन करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस को। ठीक है, मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताया था कि प्रोटेक्टिव डिवाइस अगर हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के हिसाब से रखते हैं, सॉरी सिमेट्रिकल फॉल्ट के हिसाब से रखते हैं तो बेहतर डिज़ाइन होगा, बट हमारा कॉस्टिंग बहुत चला जाएगा प्रोटेक्टिव डिवाइस में। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पावर यूटिलिटी है, कहाँ पे काम कर रही है, उस हिसाब से वो डिज़ाइन करती है। नॉर्मली पावर यूटिलिटी सिमेट्रिकल फॉल्ट के हिसाब से प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं रखती है, इसलिए क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई चले जाएगी। जनरली सिमेट्रिकल फॉल्ट होता नहीं है, chances is very rare, so why to go with the protective device? ऐसी प्रोटेक्टिव डिवाइस क्यों लगाना जो मैक्सिमम जिसके हिसाब से फॉल्ट आता ही नहीं है, तो क्या होगा, कॉस्टिंग आपका ज़्यादा हो जाएगा ना। इसीलिए जनरली क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है उसे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के हिसाब से हम लोग रेटिंग को डिसाइड करते हैं। बट अगेन मैंने बताया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट 100% उसका नेचर को प्रिडिक्ट करना या फॉल्ट करंट की वैल्यू को निकालना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि फॉल्ट जब होता है उस समय सर्ज सीक्वेंस इम्पिडेंस जो है पावर सिस्टम एलिमेंट्स का, इसकी जानकारी रखना 100% वो काफ़ी मुश्किल है। अगर इम्पिडेंस आपको सही तरीके से नहीं पता होगा तो डेफिनेटली फॉल्ट करंट का आपको 100% आइडिया नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए कुछ कुछ एजम्पन्स हम लोग देख लेते हैं, एजम्पन्स या कुछ ये डिफरेंट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को स्टडी करके एक पैरामीटर निकाला गया कि क्या इस समय जब फॉल्ट होगा तो उस समय एलिमेंट्स की क्या आपका इम्पिडेंस हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है ट्रांसमिशन लाइन का, वो है सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर में देखिए, सिंक्रोनस जब फॉल्ट होता है उस समय जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट से, इम्पिडेंस से। इसीलिए जनरली नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल कंसीडर करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इम्पिडेंस। ठीक है, उसी तरीके से जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होगा वो वेरिएबल होगा, और अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो दैट कैन बी टेकन इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है या वैल्यू जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस का, तो आप उसको इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ले लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस की जो वैल्यू होगी वही हो जाएगा जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस की वैल्यू, और पॉजिटिव को सॉरी नेगेटिव को हम लोग जीरो ले लेंगे और पॉजिटिव को हम लोग पॉजिटिव का वैल्यू जो होगा वो हम लोग जीरो सीक्वेंस को भी ले लेंगे। ठीक है, ये सिंक्रोनस जनरेटर का के केस में है, जब फॉल्ट होगा उस समय, तो जब भी फॉल्ट होता है तो हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का इम्पिडेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस को ही लेंगे, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है,
अगर मान लीजिए अर्थिंग किया हुआ है तो उस केस में, अगर मान लीजिए जहाँ फॉल्ट हो रहा है वहाँ अर्थिंग है, उस केस में जनरली अर्थ इम्पिडेंस जेड ही होगा। तो पर फेज क्या हो जाएगा, 3 जेड ई, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। तो कॉम्बिनेशन जेड बाई 3 जेड ई बाई 3, तो लास्ट में जेड ई हो जाएगा। ठीक है, ये आप सर्किट देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो जब भी क्वेश्चंस में अर्थ कनेक्शन दिया हुआ है, मतलब स्टार कनेक्शन है कहीं पर, तो वी विल गो विद द अर्थ इम्पिडेंस क्या ले लेंगे, जेड ई ले लेंगे, और परफेस इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, 3 जेड ई। ठीक है, ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रांसफार्मर, नो डाउट ट्रांसफार्मर हमारा दूसरा एलिमेंट है। सो ट्रांसफार्मर के केस में व्हाट इज हैपनिंग, ट्रांसफार्मर के केस में पॉजिटिव सीक्वेंस विल बी इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस एंड दैट विल बी इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। जो भी इम्पीडेंस निकलेगा ट्रांसफार्मर का, जो दिया रहेगा आपका ट्रांसमिशन लाइन में, जहाँ पे भी सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसकी इम्पीडेंस की वैल्यू पता रहती है। तो उसी वो वैल्यू हो जाएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की, कि जब फॉल्ट होगा तब। ठीक है, जीरो सीक्वेंस की वैल्यू स्टार कनेक्शन रहती है तो विल बी इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर डेल्टा कनेक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट है। देखिए ये सब वैल्यू हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ये फॉल्ट को, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को स्टडी करने के बाद ये बैक कैलकुलेशंस किया गया है, एक प्रिडिक्शन किया गया है इम्पिडेंस की। ठीक है, कि फॉल्ट के समय इस तरीके का इम्पिडेंस लेना है। ठीक है, ये 100% श्योर नहीं, सही नहीं, मतलब इसको अपन, दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना फॉल्ट होगा कहाँ पे, फॉल्ट होगा अभी नहीं पता है। तो इम्पिडेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, जो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, किस जगह पे हुआ है फॉल्ट, उस पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके पावर स्टेशन से कितने दूर पे फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, सो ये बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि सब स्टेशन हैं, पावर स्टेशन से सब स्टेशन तक आया, तो सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर के थ्रू फिर ट्रांसमिशन लाइन पे गया, पर यहाँ पे एक फॉल्ट आई है। ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है यहाँ जनरेटर है, यहाँ सब स्टेशन है, फिर यहाँ से इस जगह पे फॉल्ट आया है ट्रांसमिशन लाइन का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इम्पीडेंस क्या होगा, इसके टोटल इम्पीडेंस क्या होंगे, ऑल्टरनेटर्स की इम्पीडेंस क्या होंगे, ये सारा फैक्टर्स इसमें कंसिडर करना है। इसीलिए 100% जानकारी फॉल्ट का मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रांसमिशन लाइन है, तीसरा एलिमेंट। सो ट्रांसमिशन लाइन में जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ द लाइन अप टू फॉल्ट, जहाँ पे फॉल्ट हुआ है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का आपको पता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सारा लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। सो दीज आर सम वैल्यूज। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव में अगर देखा, जीरो सीक्वेंस में देखा जाए ट्रांसमिशन लाइन का, तो वेरिएबल यूनिट अगर क्वेश्चन में दिया है कोई वैल्यू तो ठीक है, नहीं अगर वैल्यू दिया है तो हम लोग 3 इंटू पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ले लेंगे, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जनरली जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो जनरली 3 टाइम्स होती है पॉजिटिव या नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के कंपैरिजन में। सो ये मैंने एजम्पन्स लिया है, तो हार्ड एंड इसका 100% वैल्यू नहीं पता रहता है। दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज विच हैज बीन कैलकुलेटेड रिवर्स, मतलब कहीं पे फॉल्ट हुआ तो उसको स्टडी करने के बाद एक जानकारी लिया गया है कि क्या इसकी इम्पिडेंस हुई होंगी। ठीक है, these are all calculated from the data abstracted from the पर्टिकुलर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जहां अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ उसी को स्टडी करने के बाद ये कैलकुलेशन किया गया है। 100% ये वैल्यूज फिक्स नहीं रहती है, और यही एक रीज़न है जहाँ पर हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो इम्पिडेंस है ना, क्योंकि देखिए करंट, फॉल्ट करंट हमारा जो है फॉल्ट करेंट, वो हमारा इम्पिडेंस पे डिपेंड करेगा कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, और जिसकी 100% जानकारी लेना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को स्टडी करेंगे। थैंक यू।